हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्केला के बेसिक्स के बारे में। लेकिन स्केला पढ़ने से पहले आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि आखिर हम स्केला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ने जा रहे हैं। वाई स्केला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, तो क्यों हम स्केला ही पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बिग डेटा इंडस्ट्री के बारे में। तो बिग डेटा इंडस्ट्री के बारे में अगर आप बात करते हो तो इसमें स्पार्क जो फ्रेमवर्क है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे ज्यादा स्पार्क ही यूज होता है अगर हम डेटा इंडस्ट्री की बात करें। हडूप भी यूज होता है, और हडूप भी यूज होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, और इसके साथ साथ सेम प्रोजेक्ट में स्पार्क भी यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हडूप लाइक बहुत पुराना हो गया है, वो अभी यूज नहीं होता है। तो किसी किसी प्रोजेक्ट में आप देखोगे हडूप और स्पार्क मिलकर काम करते हैं, लेकिन अगर स्पार्क की बात करें तो स्पार्क बहुत ज्यादा यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब ये आती है कि अगर हमें स्पार्क पढ़ना है, स्पार्क यूज करना है, तो स्पार्क का कोड हम किन किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आर, एक है जावा, एक है पाइथन, एक है स्काला। ये मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्किंग कर दी, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। दोस्तों, जो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बेसिकली यूज होता है डेटा साइंटिस्ट्स के द्वारा, डेटा एनालिस्ट के द्वारा, क्योंकि मेजरली ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स या फिर जो डेटा एनालिस्ट वगैरह होते हैं वो लोग आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो हम लोग इसको लाइक अपने लिस्ट से रिमूव ही कर देते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग में मोस्टली ये यूज होता है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं स्केला के बारे में। तो स्केला जो आज की इंडस्ट्री है, डेटा इंडस्ट्री, उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है स्केला एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्पार्क। क्योंकि अगर बात की जाए तो स्केला जो है बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, बेस्ट परफॉर्मेंस विद स्पार्क। तो दोस्तों, स्केला जो है बेस्ट परफॉर्मेंस देता है विद स्पार्क, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, स्पार्क हैज बीन रिटन इटसेल्फ इन स्केला। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर नया रिलीज आता है, न्यू रिलीज इन स्पार्क, तो वो सबसे पहले स्केला में आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि स्केला अगर आप यूज कर रहे हो तो आप अप टू डेट रहते हो। अप टू डेट रहते हो तो इससे ये होता है कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट बिल्ड किए हो तो कोई नया रिलीज आया तो उससे आप बहुत आसानी से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। और यही वजह है, इन्हीं वजहों की वजह से स्केला बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। अब हम बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी बात की जाए तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मोस्टली डेटा साइंटिस्ट यूज करते हैं। इसके साथ साथ इसको आप एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर यूज कर सकते हो। अगर आप स्पार्क को मशीन लर्निंग में यूज कर रहे हो तो स्पार्क प्लस पाइथन यूज कर सकते हो। लेकिन अगर बिग डेटा की बात की जाए, अगर बिग डेटा मतलब स्पेशली बिग डेटा की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको स्केला ही यूज करना होता है, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। जो कोड एग्जीक्यूशन का टाइम होता है वो बहुत कम होता है, बहुत आसानी से कोड रन कर जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जावा के बारे में। तो जावा बेसिकली यूज हो सकता है विद स्पार्क, बट इसमें क्या होता है कि इसमें कोड बहुत बल्कि होता है। यानी अगर मैं बात करूं 100 लाइन अगर आप जावा का लिखते हो, 100 लाइन का कोड, वो 10 लाइन में हो जाएगा स्केला में। तो आप खुद बताओ कि आप इन दोनों में से कौन सा यूज करोगे। ऑब्वियसली स्केला, क्योंकि स्केला जावा जैसा फास्ट भी होगा और बहुत ही कम कोड में आप बहुत ज्यादा कुछ लिख लोगे, तो आपको स्केला यूज करने का एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। और दोस्तों, एक और चीज मैं बताता हूं आपको स्केला क्यों यूज होता है। तो स्केला जो कोड आप लिखते हो, जो भी स्केला कोड लिखते हो, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है या फिर डायरेक्टली वर्क करता है जेवीएम से। जेवीएम के बारे में आपने सुना होगा, जावा कोड भी डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है जेवीएम से। तो वैसे ही स्केला भी डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है जेवीएम से। तो इस केस में कोई भी इंटरमीडिएट या फिर सेपरेट प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है। लाइक सेपरेट प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है इस केस में। तो जब आप कोड रन करते हो तो एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो लेस होता है, बहुत जल्दी कोड एग्जीक्यूट हो जाता है।
तो परफॉर्मेंस भी बूस्ट हो जाता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाता है इस केस में। अगर वहीं पे अगर मैं पाइथन के बारे में बात करूं, तो पाइथन के केस में क्या होता है, अगर आपको स्पार्क का कोड रन करना है तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक पाइथन का प्रोसेस चाहिए होगा जो कि इंटरेक्ट करेगा आपके जेवीएम से, और इसलिए ये थोड़ा स्लो हो जाता है यहाँ पे प्रोसेस, और यहाँ पे परफॉर्मेंस स्केला के कंपैरिजन में कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल लेयर जुड़ जाता है दोस्तों। इस एडिशनल लेयर के ये जो प्रोसेस जुड़ रहा है ना यहाँ पे, वो आपका एक एडिशनल लेयर होता है, और इस एडिशनल लेयर की वजह से दोस्तों यहाँ पे इट टेक्स मोर टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। इसलिए बेसिकली ओवरऑल अगर मैं जितना भी अभी तक आपको बताया उसको अगर आप एज अ समरी ट्रीट करते हो, तो स्केला गिव्स बेस्ट परफॉर्मेंस, इसलिए हम लोग स्केला यूज करते हैं। दोस्तों अपने क्लास के बारे में बात करें, जो मैं आपको बिग डेटा पढ़ा रहा हूं, उसमें बेसिकली हम स्केला को ही पढ़ेंगे। स्केला से सारी इंप्लीमेंटेशन करेंगे स्पार्क का, और हम देखेंगे कैसे कैसे हम स्पार्क के कोड को लिख सकते हैं अपने स्केला कोड के थ्रू। दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कैसे आप स्केला आईडी इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे स्पार्क इंस्टॉल कर सकते हो। इन दोनों का इंस्टॉलेशन वीडियो आपने देख लिया होगा, बहुत ही सिंपल है। अभी के लिए आपको स्पार्क नहीं यूज करना है, क्योंकि आपको स्केला के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखने हैं, तभी जाके आप लोग स्केला को और स्पार्क को इंटीग्रेट करके स्पार्क का कोड लिखना। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि स्केला का कोड आप कहां कहां प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आप एक्लिप्स का एक आईडी इंस्टॉल किए हो, जिसे हम आईडी बोलते हैं, जहां पे हम कोड लिख सकते हैं। इसमें आप अपना कोड राइट कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। और एक और तरीका होता है दोस्तों, वो दूसरा तरीका होता है टर्मिनल। टर्मिनल बोलो या फिर इंटरप्रेटर बोलो। इंटरप्रेटर में भी, जो स्केला का इंटरप्रेटर होता है, वहां पे भी आप कोड लिख के और आउटपुट देख सकते हो और स्केला सीख सकते हो। ये चीजें आप विंडोज में भी कर सकते हो, इसके साथ साथ मैक में भी कर सकते हो, इसके साथ साथ लिनक्स में भी कर सकते हो। इट डजंट मैटर आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, आप स्केला के कोड आईडी में भी लिख सकते हो, टर्मिनल में भी लिख सकते हो, और बहुत अच्छे से स्केला सीख सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप कोड लिखोगे टर्मिनल में। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, टर्मिनल ओपन करना होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन किया और यहां से स्केला का मैंने कमांड चलाया। जब मैं स्केला इंटर करता हूं तो यहाँ पे स्केला का जो इंटरप्रेटर है, स्केला का जो विंडो है, वो ओपन हो जाता है, और मैं यहाँ पे स्केला का कोड लिख सकता हूँ। जैसे आप लोग देखोगे, मैं अगर कुछ प्रिंट करना चाह रहा हूँ, अगर मैं अपना नाम प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो मैं नाम अपना प्रिंट कर सकता हूँ। 3+2=5 हो सकता है, 3 × 2 की बात करें तो 6 हो सकता है। तो ऐसे आप लोग कमांड लाइन में भी बहुत आराम से स्केला के कोड को लिख सकते हो, कमांड लाइन यानी टर्मिनल में। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, आपने स्पार्क को भी इंस्टॉल किया, लेकिन अभी स्पार्क नहीं यूज कर रहे हैं हम, तो वो सारा डाउट आप क्लियर किनारे रखो। हमने स्पार्क को सेपरेटली क्यों इंस्टॉल किया है, क्योंकि स्पार्क सेपरेटली भी यूज हो सकता है। मतलब स्पार्क हडूप पे डिपेंड नहीं करता है, आप स्पार्क को सेपरेटली बहुत आराम से यूज कर सकते हो। तो मैंने स्पार्क को इसीलिए सेपरेटली इंस्टॉल किया है। तो अब एक्लिप्स आईडी को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो मैंने यहाँ पे एक्लिप्स आईडी अपना ओपन किया हुआ है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कैसे आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और कैसे आप स्केला के आईडी में कोड लिख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखोगे, मैंने यहाँ पे माई फर्स्ट प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिसमें एसआरसी में मैंने एक सीट बनाया हुआ है, वर्क सीट, जिसे मैंने नाम रखा है माई फर्स्ट वर्क सीट। दोस्तों यहाँ पे जो चीज आप कोड देख रहे हो, इसको अभी के लिए इग्नोर करो। लाइक ये ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे ये लिखा गया है, क्योंकि ये सारी चीजें हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हो, ऑब्जेक्ट एक क्लास है और इस क्लास के अंदर ही अभी आपको कोड लिखना है। यानी जो भी आपको कोड लिखना है इसके अंदर लिखना है, इन दोनों ब्रेसेस के अंदर, और आपको स्केला सीखना है। दोस्तों अब हम फुली क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्केला के बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं।
तो स्केला के बारे में जब आप सीखना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या सबसे छोटी चीज सीखनी चाहिए। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो सबसे पहले आपको सीखना चाहिए कि आप वेरिएबल कैसे बना सकते हो। क्योंकि जो भी डेटा आप स्टोर करके रखते हो एक प्रोग्रामिंग में तो वेरिएबल ही यूज करते हो बेसिकली। तो इसमें वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हो स्केला में। तो स्केला में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए दोस्तों हम दो कीवर्ड यूज करते हैं, एक होता है वैल, एक दूसरा होता है वेर। दो कीवर्ड की मदद से हम बेसिकली वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो हम एक बार वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बेसिक डेफिनेशन है कैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे। जैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बात करें, अगर आप सी प्लस प्लस पढ़े हुए हो तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या लिखते थे, इंट लिखते थे। इंट यानी वेरिएबल जो बना रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल का नाम क्या है। उसके बाद हम वेरिएबल में कोई वैल्यू डालते थे और यहाँ पे सेमीकोलन यूज करते थे। तो ये आपका हो जाता था कि आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो और इनिशियलाइज भी कर रहे हो। लेकिन वहीं पे दोस्तों अगर हम स्केला की बात करें तो ये जो सिंटेक्स है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। आपको यहाँ पे सबसे पहले वैल या फिर वैर लिखना होता है, डिपेंडिंग आप किस तरह का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। अभी हम वैल एंड वैर का डिफरेंस जानेंगे। उसके बाद दोस्तों लिखना होता है आपको वेरिएबल का नाम। जैसे मैं सेम वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करूं तो यहाँ पे लिखूंगा ए। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलन आपको देना होता है। उसके बाद आपको लिखना होता है उस वेरिएबल का टाइप। वेरिएबल का टाइप क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, फिर आपको उसमें वैल्यू देनी होती है। तो ये होता है पूरा सिंटेक्स। एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं दिया। तो स्केला में सेमी कॉलन दोस्तों ऑप्शनल होता है। लाइक आपको अगर बहुत अच्छा लग रहा है सेमी कॉलन तो सेमी कॉलन दो, अगर आपको नहीं मन है सेमी कॉलन देने का तो कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है, स्केला भी नहीं बोलेगा। आप बिना सेमी कॉलन के भी कोड लिख सकते हो। तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो एक बार देखते हैं। जैसे मैंने एक वैल लिखा और उसके बाद मैंने लिखा ए, मेरा वेरिएबल का नाम हो गया, कॉलन। मैं इन टाइप का वेरिएबल बना रहा हूं और यहां पे लिखता हूं 5। मैं सेमी कॉलन अभी के लिए नहीं दे रहा हूं और मैं इसको सेव कर रहा हूं। जैसे मैं कोड को सेव करूंगा दोस्तों, कोड सेव होते ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो आउटपुट है साइड में आ जाता है। लाइक इंटीजर ए जो वेरिएबल है उसमें 5 वैल्यू स्टोर हुई है। आपने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा, अगर कोई वेरिएबल आप लोग बना लेते हो तो उसमें दूसरा वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे ए में 4 असाइन करने का ट्राई करता हूँ, प्रोजेक्ट को सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो एक एरर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एरर है वो ये बोल रहा है कि री असाइनमेंट टू वैल। तो वैल का मतलब ये निकला कि आप जो भी वेरिएबल को वैल बनाओगे उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। तो इसका मतलब ये हुआ वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। वेरिएबल एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा अगर आप उसके पहले वैल यूज करते हो। तो ये हो गई वैल के बारे में। अब दोस्तों हम दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैर, उसको हम बी नाम देते हैं और इसको हम बनाते हैं स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूं और यहाँ पे एक लिखता हूं हाय हाउ आर यू। यहाँ पे मैंने दिया, कोड को मैं सेव कर रहा हूं और इसका आउटपुट मैं चेक करता हूं। तो जैसे ही आप कोड को सेव करोगे दोस्तों यहाँ पे आउटपुट भी आ जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जैसे ही मैंने कोड को सेव किया यहाँ पे आउटपुट भी मेरे सामने आ गया, मतलब कोड सही सही काम कर रहा है। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूं तो प्रिंट एलन में करता हूं, प्रिंट एलन से प्रिंट हो जाता है। बी को मैं प्रिंट कर रहा हूं और इसको मैं सेव कर रहा हूं तो इसका भी आउटपुट आप लोग देख सकते हो। इसका आउटपुट आने वाला है हाय हाउ आर यू, मतलब कोड सही है। अब हम क्या करते हैं, बी में कुछ रीअसाइन करने का ट्राई करते हैं। तो बी इक्वल्स टू मैं कह रहा हूं यहाँ पे आई एम फाइन। लाइक मैं बोल रहा हूं कि मैं फाइन हूं। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको अगर सेव करता हूं तो यहाँ पे जो बी में वैल्यू है वो रीअसाइन हो जा रही है। लाइक यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर मैं फिर से यहाँ पे प्रिंट एलन करता हूं बी को तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए आई एम फाइन। तो यहाँ पे हम इसको, मैंने कोड को सेव किया, कोड को सेव करने के बाद इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बी का आउटपुट आया आई एम फाइन। इसका मतलब ये हुआ बी में हम रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यू। तो जो वैर आप बनाओगे उसमें
न्यू वैल्यू कैन बी असाइंड। तो दोस्तों ये हो गया डिफरेंस वैल एंड वेयर के बीच में। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं और भी डेटा टाइप्स के बारे में जो कि स्केला में यूज होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप्स के बारे में जानना, क्योंकि जब भी आप कोई नया वेरिएबल बनाते हो तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट डेटा टाइप्स को बनाते हो। जैसे आपको इंटीजर बनाना है, स्ट्रिंग बनाना है, बूलियन बनाना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाहते हो। तो दोस्तों हमने अभी तक कवर कर लिया है इंट के बारे में। तो पहला डेटा टाइप हो गया इंट। इंटीजर यानी आप उसमें इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हो। उससे पहले दोस्तों आप लोग को एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने क्या आपको बोला, आपने लिखा where, फिर लिखा आपने जो भी डेटा आप वेरिएबल बनाना चाह रहे हो, जैसे मान लो मैंने सी बनाया, इसके बाद मैंने लिखा इंट और मैंने लिख दिया सी। एक तरह ये हो गया कैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। दूसरा तरीका ये होता है मैं लिख दूं where और यहाँ पे सी लिख दूं और यहाँ पे 6 लिख दूं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपाइलर है, स्केला कंपाइलर, वो अपने आप इन्फर कर लेता है कि ये जो सी है इसका जो डेटा टाइप है वो इंट होने वाला है। और दोस्तों इसको हम बोलते हैं टाइप इन्फ्रेंस, यानी कंपाइलर खुद से पता कर ले रहा है कि जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो उसका टाइप क्या होने वाला है, जबकि आपने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है। इसको एक बार देखते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, जैसे मान लो मैं एक वैर बना रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माई वैर, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली 6 लिख दे रहा हूँ और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग आउटपुट में देखोगे यहाँ पे 6 आया माईवेयर में, और यहाँ पे टाइप भी आ गया इंट। अगर मैं इसको एक नया वेरिएबल बनाऊं वेर माई वेर, और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग बना रहा हूं और यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग सेव करने का ट्राई करूं, जैसे दिस इज स्ट्रिंग, तो यहाँ पे देखोगे और इसको जब मैं सेव करता हूं तो माई वेर स्ट्रिंग में अपने आप जो वैल्यू सेव हुई है उसका टाइप यहाँ पे देखोगे स्ट्रिंग हो गया। तो इसको बोलते हैं हम टाइप इन्फ्रेंस। जैसे जो कंपाइलर है वो खुद से पता कर ले रहा है कि यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो किस तरीके का है। तो सबसे पहले हमने बात करी दोस्तों इंट के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरा बूलियन के बारे में। तो बूलियन के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, बूलियन यानी ट्रू या फॉल्स। तो इसको भी डिक्लेयर करने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे where मैं लिखता हूं और माई बोल नाम लगता हूं इसका, और यहाँ पे लिख देता हूं BLLOEAN, और यहाँ पे लिख देता हूं ट्रू, और इसको मैं सेव करता हूं। सेव इसलिए कर रहा हूं कि आउटपुट आपके सामने आ जाए। यहाँ पे देख सकते हो माई बोल बूलियन में ट्रू यहाँ पे आ गया। अगर मैं टाइप इन्फ्रेंस की बात करूं इस केस में, तो माई बोल 1 लिखता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अगर फॉल्स लिखता हूं तो आप लोग क्या देखोगे कि कंपाइलर जो है अपने आप पता कर ले रहा है कि माई बोल 1 जो है वो बूलियन टाइप है। तो ये हो गया आपका बूलियन एक और डेटा टाइप। इसके बाद दोस्तों होता है एक और डेटा टाइप जिसे हम बोलते हैं कैर। कैर यानी सिर्फ एक कैरेक्टर। तो कैर में क्या कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ एक वैल, वैल में सी मैं मान रहा हूँ, सी फॉर कैरेक्टर इसलिए मैं सी मान रहा हूँ, और यहाँ पे आप लिख सकते हो CHAR कैर, और इसमें आप एक कैरेक्टर कुछ भी कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। और कैर टाइप यूज होता है कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। दोस्तों एक स्ट्रिंग भी है, जैसे where माई स्ट्रिंग एक लिख रहा हूं मैं यहाँ पे माई स्ट्रिंग, और यहाँ पे कर रहा हूं स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूं दिस इज स्ट्रिंग। तो आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पे मुझे डबल इन्वर्टेड कमा यूज करना है कि स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हुआ। स्ट्रिंग यानी concatenation of different characters, like combination of different characters। तो यहाँ पे एक और हो जाता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है जिसको आप लोग यूज कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में, वो है डबल। तो बेसिकली डबल दोस्तों हम लोग यूज करते हैं जब भी आपको कोई डेसिमल वैल्यू का डेटा स्टोर करना हो।
तो आपको डबल यूज करना होता है। जैसे दोस्तों मैं लिखता हूं माई डबल, वेरिएबल का नाम मैं लिख रहा हूं माई डबल और यहाँ पे लिख दे रहा हूं डबल, और यहाँ पे मैं अगर 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है वो देता हूं, तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोग डबल टाइप का भी डेटा स्टोर कर सकते हो, और डबल में आप बेसिकली डेसिमल टाइप का डेटा स्टोर करते हो। इसके साथ साथ और भी वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें नेक्स्ट वेरिएबल आपका हो सकता है फ्लोट। तो माई फ्लोट मैं करता हूँ फ्लोट, और इसको मैं फ्लोट टाइप का बना रहा हूँ। तो फ्लोट में लिखता हूँ इज इक्वल्स टू 3.167, और लास्ट में आपको एफ लिखना होता है। जब भी आप फ्लोट टाइप का डेटा बनाते हो तो आपको लास्ट में एफ लिखना होता है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं, और जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो होने वाला है आपका लॉन्ग। नेक्स्ट वेरिएबल में बनाता हूं वेल माई लॉन्ग, और यहाँ पे मैं लिखता हूं, इसका टाइप लिख देता हूं लॉन्ग, और यहाँ पे लॉन्ग वैल्यू को स्टोर कर लेता हूं। जैसे लॉन्ग में भी आप बेसिकली बहुत बड़ी वैल्यूज स्टोर करते हो जो कि इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकती हैं, और जब लॉन्ग को स्टोर करते हो तो आप जो भी डेटा स्टोर करते हो उसके लास्ट में आपको एल यूज करना होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, अगर मैंने एक इंटीजर यहाँ पे वैल्यू बनाई है ए, इसमें मैं बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करना चाहूँ, इतना बड़ा, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे एरर आएगा, और एरर ये बोलता है इंटीजर नंबर टू लार्ज, यानी इस नंबर को आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इंटीजर का रेंज उतना बड़ा नहीं है। तो आपको बड़ा कोई नंबर स्टोर करना हो तो आप लोग यूज कर सकते हो लॉन्ग। लॉन्ग में थोड़ा बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग में आपको जब भी नंबर स्टोर करो उसके लास्ट में आपको एल यूज करना होता है। इसके साथ दोस्तों एक और वेरिएबल है जो कि बहुत बार लोग यूज करते हैं, जो कि बाइट टाइप का है। जैसे मैं अगर एक वैर बनाता हूं, माई बाइट बनाता हूं, और इसको मैं बाइट टाइप का रख रहा हूं, तो इसमें आप बेसिकली अगर मैं इसकी रेंज बताऊं तो इसमें -128 से +127 तक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इसका रेंज अगर मैं बताऊं तो -128 से लेकर 127 तक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर मैं इसमें 128 स्टोर करने का ट्राई करूं तो इसमें एरर आएगा। तो ये बाइट का रेंज है, बेसिकली इससे इस रेंज में ही आपको डेटा स्टोर करना होता है। और बेसिकली हर एक डेटा टाइप का अपना एक रेंज होता है, और उसी रेंज में आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। दोस्तों आप लोग चाहो तो इन वेरिएबल्स को प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट करने के लिए प्रिंट एलन यूज कर सकते हो, और जैसे माई बाइट में यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे माई बाइट बहुत अच्छे से मैं प्रिंट कर सकता हूँ। बस प्रिंट एलन में उस वेरिएबल को पास करना होता है। देख सकते हो यहाँ पे कोड मैं प्रिंट कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने बहुत बेसिक चीजें पढ़ी कि वेरिएबल क्या है, वैर के बारे में क्या अंतर है, इसके साथ साथ आप वैर को कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, वैर को कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, और डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा हमने। डिफरेंसेस भी पढ़ा डेटा टाइप्स के बारे में। दोस्तों अब आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और भी बेसिक बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं स्केला के बारे में। तो आज के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, stay home, stay safe, and keep learning.